हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। स्टडी कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी के लिए PYQ हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट लेकर के आ रहा हूँ। अब देखिए, ये कोर्स हम लोग लॉन्च कर चुके थे ऑलरेडी यहाँ पर प्रेरित बैच। ठीक है, प्रेरित बैच जो कि हमारा जो बैच लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, आप इसे अवेल कीजिए और इस बैच में आपको बहुत सारे PYQ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये बैच आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आप इस बैच को ज़रूर से ज़रूर अवेल करें। क्यों अवेल करें? क्योंकि इसकी जो प्राइस है काफ़ी कम है, अफोर्डेबल है। आप इसे आराम से अफोर्ड कर सकते हो। कोई इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है इस कोर्स की, प्रेरित बैच। ठीक है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर अवेल करें। और मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा यहाँ पर और यहाँ पे पॉलिटी पढ़ाऊंगा। डोमेन सब्जेक्ट दोनों ही मैं ही पढ़ाऊंगा यहाँ पर, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही। ठीक है, यहाँ पर आज का जो लेक्चर हम लोग शुरू करने वाले हैं इसमें हम लोग PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और जानेंगे कि क्या ट्रेंड है। हम लोग यहाँ बात करें हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री का ट्रेंड कैसा रहा, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने और हमारे जो भी टीम है सब लोग पहले PYQ ही ला रहे हैं। PYQ लाने का क्या पर्पस है? पर्पस पहला ये है कि आप पहले जानो। हम लोगों को तो पता है, हम सभी टीचर को पता है कि क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, बट आप लोग ये जानो और आप लोग जान करके चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और कैसे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो अपने एग्जाम में। और अगर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करते हो तो आपको अच्छी सी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है, जो कि आपको 3 से 4 साल वहाँ पर अच्छी लाइफ गुजरने वाली है। पता है कि 12th के बाद बच्चों का एक सपना होता है अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का। और अच्छी यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगी? जब आप एक अच्छे मेंटर के साथ पढ़ रहे हो, जब आपको एक अच्छी मार्ग दिशा मिल रही है, एक रास्ता दिखाया जा रहा है, उस दिशा पे चलो, उस रास्ते पे चलो, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। ओके, तो ये हमारा बैच है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर अवेल करें। ठीक है, और मैं आपको हिस्ट्री पॉलिटी यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ और मेरा नाम तो पता है, अभिषेक तिवारी मेरा नाम है। ठीक है, हम लोग भी यहाँ पर जितने भी टीचर हैं सभी के सभी अच्छे यूनिवर्सिटी से, है ना, सभी के सभी UG PG कंप्लीट किए हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसे कोई नहीं है जो कि बस ऐसे आता पढ़ाता है। सभी के सभी एक अच्छे टीचर्स यहाँ पे हैं और मैं भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी BHU से पढ़ा हूँ। ठीक है, UG PG कंप्लीट है मेरा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हिस्ट्री। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि क्या ट्रेंड रहा। PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस आपको पेपर देख के समझ में आएगी। और यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या पढ़ना चाहिए। सिर्फ PYQ नहीं करेंगे, PYQ दिखाने का सिर्फ पर्पस ये है कि आपको पढ़ना क्या है, आपको किस रास्ते से चलना है, किस रास्ते पे चल के आपको सफलता मिलेगी। पता चला कि इतनी मोटी मोटी बुक लेकर के बैठे हुए हो और पढ़ रहे हो और कुछ सफलता नहीं मिली, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। आइए देखते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारी इस बैच को अवेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, प्रेरित बैच। ठीक है, जो कि आपको सफलता की गारंटी लेता है। ठीक है, ओके, तो अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो आपको बैच को ज्वाइन करने में, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम से। और आप इस यहाँ भी एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर भी आप, ठीक है, कर सकते हैं कॉल। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है और ये यहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हो आप लोग, और ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ भी आप लोग किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये दोनों नंबर हमेशा 24 घंटे अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, तो कोई भी समस्या हो तो आप हमारे जो भी टेक्निकल टीम है आप उनसे बात कर सकते हैं, क्या समस्याएं आ रही है, कैसे अवेल करना है, परचेज करना है, आपको अच्छे सुझाव मिल जाएंगे इन सभी नंबर पे। ठीक है, तो चलते हैं, ये देखते हैं कि हिस्ट्री का ट्रेंड कैसा रहा प्रीवियस ईयर्स का। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, द हड़प्पा प्रोक्यूर्ड लैपिस लाजुली ए ब्लू स्टोन फ्रॉम। हड़प्पा में जब खुदाई चली, ठीक है ना, खुदाई हो रही थी, तो वहां पर एक लैपिस लाजुली मिली। ठीक है, ये क्या है लैपिस लाजुली? ये एक ब्लू कलर का पत्थर है, ब्लू कलर का पत्थर है ये लैपिस लाजुली। ये कहां से मिला है? क्वेश्चन ये है कि ये लैपिस लाजुली ये मिली कहां से है। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन दे रखा है नागेश्वर, सोटुघाई, बालाकोट और चौथा ऑप्शन लोथल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और बात कर रहा है लैपिस लाजुली की। अगर हम लोग बात करें, हमारे पास 3 बुक है यहाँ पर NCERT की,
एनसीईआरटी कितनी, क्लास 12 की यहाँ पर 3 बुक है, ठीक है। 12 एनसीईआरटी कितनी बुक है, 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये पार्ट 1 से क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि चैप्टर जो टीचर बनाने वाला है, पेपर जो बना रहा है, वो पहले पार्ट 1 खोला, एंशिएंट हिस्ट्री खोला, पहला चैप्टर खोला और पहले चैप्टर से क्वेश्चन दे दिया, फिर सेकंड चैप्टर खोलता है, सेकंड से कुछ क्वेश्चन देता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा काफी कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग पहले। अब देखो हड़प्पा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे नागेश्वर, सोरठुगाई और बालाकोट और लोथल, यहाँ पर जो लापिस लाजुली मिली है ये सोरठुगाई से मिली है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग चलते हैं, ठीक है। सोरठुगाई, क्वेश्चन ये कि सोरठुगाई है कहाँ पर, ये है कहाँ पर, प्लेस क्या है, तो ये अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में है। बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अब देखो जो सोरठुगाई है अफगानिस्तान में, ठीक है, ये समझना ये सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, ये सिविलाइजेशन है, इसका जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है वो है सोरठुगाई। ये भी याद रखना है, सोरठुगाई क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सोरठुगाई। याद रखना है इस चीज को, इसको लिख लो, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिली, लापिस लाजुली मिली। और देखो अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ ले कि सोरठुगाई किस नदी के किनारे है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि ये जो हड़प्पा का ये जो शहर है, ये जो शहर थे, ये जो प्लेसेस हैं, किस किस नदी किनारे बसे हुए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो जो सोरठुगाई है ये ऑक्सस नदी के किनारे, किस नदी किनारे है, ऑक्सस, ऑक्सस रिवर। बात समझ में आ रही है, ऑक्सस नदी के किनारे ये क्या है, सोरठुगाई, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे उत्तरी जो पॉइंट है यही है। अगर मैं बात करूं यहां पर कि नॉर्दर्न पॉइंट तो मैंने बता दिया, अगर मैं पूछूं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, उसका सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, नॉर्दर्न मैंने बताया, सबसे टॉप बता दिया हमने, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है भाई, तो साउदर्न में क्या, कहां तक आ सकते हैं हम लोग, महाराष्ट्र में। कहां पर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, इमेज में लिख रहा हूं महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र का कौन सा जगह है, तो यह है दायमाबाद। कहां पे है, दायमाबाद, दायमाबाद। अभी हम सिर्फ एक क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझना है और भी क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, इन सभी चीजों को समझना है। ओके, तो ये कहां पे है, दायमाबाद, महाराष्ट्र में। चलो मैं बात करता हूं कि ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न पॉइंट कौन सा हो सकता है। तो ईस्टर्न पॉइंट, मान लो ये ईस्टर्न पॉइंट हो गया, ये नॉर्दर्न हो गया, ठीक है, साउदर्न हो गया और ये ईस्टर्न पॉइंट हो गया। ईस्टर्न पॉइंट कहां तक आ सकते हैं भाई हम लोग, उत्तर प्रदेश। कहां तक आएंगे, उत्तर प्रदेश। तो यूपी, उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर में ईस्टर्न पॉइंट इसका है। समझ में आ रहा है। अब यहां पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और भी ऑप्शन को हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या और भी ऑप्शन दिया हुआ है। समझो, नागेश्वर, नागेश्वर कहां पर है, नागेश्वर कहां है, तो नागेश्वर है गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं गुजरात, यहां पर गुजरात। समझ में आ रही है। गुजरात जो नागेश्वर है, ठीक है, ये सबसे जो गुजरात का जो साउदर्न पॉइंट है वहां पर है ये नागेश्वर। समझ में आ रही है बात। बालाकोट, बालाकोट तो सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्ट्राइक हो चुका है वहां पर बालाकोट में। समझ में आ रही है। तो स्ट्राइक हो चुका है, आप लोगों को पता भी होगा स्ट्राइक कब हुआ था, तो चलो नहीं बताता हूं, ठीक है, आप लोग समझो कहां पे स्ट्राइक हमने किया था। लोथल कहां पे है, तो लोथल भी गुजरात में है, ठीक है, लोथल कहां पे है, गुजरात। ओके, ये है पाक में, ठीक है। तो इस तरीके से पाकिस्तान, ठीक है, तो पाकिस्तान, गुजरात, ये सभी हमने एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझा, कौन कहाँ पर है, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, साउथर्न। तो इस तरीके से हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने एक नदी के बारे में बताया, ऑक्सस नदी,
ठीक है, अफगानिस्तान। वैसे ही मान लो कभी पूछ ले कि जो हड़प्पा है, समझ में आ रहा है, हड़प्पा, हड़प्पा, और एक है मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो, ये दोनों किन किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं? ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किन किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो मोहनजोदारो जो है ये है इंदस नदी किनारे। कौन सी नदी? इंदस, मतलब हिंदी में क्या? सिंधु नदी, सिंधु नदी किनारे। जो हड़प्पा है ये किस नदी किनारे है? ये है रावी नदी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके ओके, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर, आइडेंटिफाई द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, पता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है? ठीक है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग जो है, भारतीय पुरातत्व विभाग की बात कर रहा है, उसके करके पहले कौन थे, डायरेक्टर कौन थे, पहले डायरेक्टर कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले जानते हैं कि एएसआई क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पहले बनाया कब गया है? बनाया कब गया है भाई? फॉर्मेशन कब हुई इसकी? तो इसकी फॉर्मेशन हुई है 1861। कब हुई है? 1861 में इसकी फॉर्मेशन हुई है। किसकी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुआ। आर.एम. व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, 4 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं। इसके बारे में बात कर रहा है, ये जानते हैं इसके बारे में, एक एक को देखते हैं। क्या ये कोई रह चुके हैं, ये भी कुछ रह चुके हैं क्या, कौन कौन क्या रह चुका है, सबके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर, किसी छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आंसर की बात करते हैं कि कौन है भाई, पहले कौन थे, पहले कौन थे? तो ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है कि पहले थे यहां पर एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है? जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, इसके काल का विभाजन किया गया है। इसके काल का क्या किया गया है? विभाजन। जैसे कनिंघम का काल, समझ में आ रहा है, कनिंघम काल, व्हीलर काल, मार्शल काल। तो मार्शल कौन सा काल है, तो किस किस पीरियड में कौन कौन है, ये कहने का मतलब ये है। आइए देखते हैं। देखो, पहले तो हो गए अलेक्जेंडर कनिंघम, पहले एएसआई थे यहाँ पर, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है ना, जो कनिंघम का काल माना जाता है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए, वो है 1861 से 1902, 1902 तक, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद सेकेंड जो काल आता है वो मार्शल का है, जॉन मार्शल का है, जॉन मार्शल का है, ठीक है। ये जो काल है 1902 से शुरू होता है, ठीक है, 1902 से इस काल शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड काल है ये है आर.एम. व्हीलर का। किसका है? आर.एम. व्हीलर का तीसरा काल है, ठीक है। ओके, अब ये तीनों को हमने देख लिया, ये पहले थे, ये दूसरे थे, और ये क्या थे? आर.एम. व्हीलर तीसरे। मतलब कि ये तीनों ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं। बात समझ में आ रही है? ये तीनों ही डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। ये तो पूछेगा नहीं, बस मैंने ऐसे लिख दिया हुआ है, ठीक है। कब से कब तक थे मैं सबका लिख दूंगा, वैसी अलग बात है, लेकिन इतना हमें जानना भी नहीं है। जितना जानना है जिससे कि हम लोग एग्जाम को क्रैक कर सके, वहीं तक हमें जानना भी है। बात समझ में आ रही है? अब एक बचा दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक है। ये क्या किए हैं भाई, इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो 1921 में, 1921 में, ठीक है, 1921 में हड़प्पा की, ठीक है, हड़प्पा की, ठीक है, खुदाई इनके द्वारा कराई गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। इन्होंने 1921 में यहाँ पर पता लगाया था, और यहीं से 1921 में खुदाई हुई थी हड़प्पा की, ठीक है। तो ये सब था। एक है राखल दास बनर्जी, ठीक है, राखल दास बनर्जी, इनका भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, इन्होंने 1922 में किया था, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात?
ओके, ये जो भी चीज़ें हैं आर्कियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं, ये एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट हैं। किस हिस्ट्री के पार्ट है? एंशियंट हिस्ट्री। बात समझ में आ रही है? जो इतिहास है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है पढ़ने के लिए, इजी के लिए, आसानी के लिए। अगर हिस्ट्री की हम लोग बात करें, हिस्ट्री इतिहास, पता है कि इतिहास क्या करता है? कोई लिखता है उसको, रिटन एविडेंस पढ़ते हैं, पढ़ लिए कि भाई इन्होंने ये किया, तो हम लोग पढ़ लिए कि इन्होंने किया, कि क्या सच है कि वो किया? हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में कोई चीज़ लिखा हो, किसी ने पैसा दिया उसको लिखने के लिए, वो बुक लिखी, आप उस बुक को पढ़ रहे हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसी क्रम में अगर देखें तो इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड है इतिहास। एक है प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा है हिस्ट्री, जो कि ये हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, जो किताबें हमें मिलती हैं, वो है इतिहास। ठीक है ना? अब जानते हैं कि प्री हिस्ट्री क्या होता है। मैं ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो ह्यूमैनिटी के हैं, उन्हें तो सब पता होगा, है ना? ह्यूमैनिटी वालों को सब पता होता है, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ के गए हैं वो सब चीज़ें। खैर उनको भी एक बार रिवीजन हो रहा होगा, अलग बात है। लेकिन जो स्टूडेंट कॉमर्स वाले हैं, जो स्टूडेंट साइंस वाले हैं, जिनके लिए कि एक मोटिवेशन है कि मुझे भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए और मुझे वहाँ पर हिस्ट्री या फिर पॉलिटिक्स पढ़नी है, वहाँ पर एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, तो उन बच्चों के लिए ये सब बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब क्या है? ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जहां पर कोई भी रिटन एविडेंस मिलते ही नहीं है। जहां पर रिटन एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं उसे बोलते हैं प्री हिस्ट्री। बात समझ में आ रही है? प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं? जहां पर रिटन एविडेंस हमें नहीं मिलता है, उस हिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री। बात समझ में आ रही है? अब देखो कैसे तब हमें एविडेंस मिलता है, कैसे प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। कैसे प्राचीन इतिहास पढ़ते हो तब आप? जब कोई एविडेंस ही नहीं है तो कैसे चले गए प्राचीन इतिहास पढ़ने के लिए? समझ में आ रही है बात? तो प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्राचीन इतिहास पढ़ा करते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो कि अलग अलग जगहों की खुदाई करता है, ठीक है ना? और खुदाई करने के बाद जो भी वहाँ से एविडेंस मिलते हैं उसका कार्बन डेटिंग होता है। उसने अगर कुछ लिखे हैं तो उसको पढ़ने की कोशिश की जाती है, कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन सी लिपि है, क्या लिखा हुआ है, उसके विशेषज्ञ वहाँ पर बैठे होते हैं, उसे रीड करते हैं, फिर बताते हैं कि ये इस काल का ये है, इतने समय में यहाँ पे लोग रह रहे थे। तो वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी पता चला। इससे पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि हमारी कोई इतनी भयंकर सभ्यता है, इतनी पुरानी सभ्यता हमारा है। लोग मजाक उड़ाते थे भारतीयों का, ठीक है ना, कि इनकी सभ्यता कोई पुरानी नहीं है ना। लेकिन जैसे ही हमें ये पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे यहाँ है और इतनी पुरानी सभ्यता है, तो सबके, ठीक है ना। तो इसी क्रम में देखते प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है। प्रोटो हिस्ट्री ऐसी हिस्ट्री है जिसको कि हम लोग चित्रात्मक चीज़ों के जरिए हम लोग चीज़ों को पता करते हैं। जैसे कि प्रोटो हिस्ट्री में हम हड़प्पा सभ्यता को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एविडेंस हमें मिलते हैं, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को किस हिस्ट्री के अंदर में रखते हो, तो प्रोटो हिस्ट्री के अंदर में रखते हैं हम लोग इनको। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि कोई लिखित एविडेंस बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, कुछ चीज़ें मिले हैं जो कि चित्रात्मक है, चित्र बनाए गए हैं। तो चित्र के हिसाब से चीज़ों को लिखा गया है, बताने की कोशिश की गई है। इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और जिसे पढ़ा नहीं गया है लेकिन वहाँ पर कुछ एविडेंस मिल रहे हैं, उसे बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और जहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे रिटन एविडेंस मिल रहे हैं इतिहासकारों के, उसे बोलते हैं हिस्ट्री। आई होप कुछ चीज़ें समझ में आई होगी किस तरीके से 3 चरण में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है इसको, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहे पॉइंट द एविडेंस नोट कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पन कल्चर। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है हमें कि कौन सा प्रूफ आपको नहीं देता है,
प्रूफ देता है नहीं, प्रूफ नहीं देता है, नोट की बात कर रहा है यहाँ पर कि कौन प्रूफ आपको नहीं देता है, इस बात को ध्यान रखना है। नोट को नोट, करेक्ट, इनकरेक्ट, ये सभी कुछ वर्ड्स हैं जिस पर कि आपको अच्छे से ध्यान देना होगा अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो पता चला कि वहाँ पर नोट लिखा हुआ, आप करेक्ट करके चले आ रहे हो कि ये सही है ना, आप ऑप्शन चूज कर रहे हो सकता है कि बाय द वे आपको ऑप्शन भी वैसा रखा हुआ हो, और ऐसा होता भी है, ऑप्शन वैसा रखा होता है क्योंकि आप उसमें प्रेशराइज होते हो। इन सभी समस्याओं का डील हम लोग अपने बैच में करेंगे, उस बैच का नाम है प्रेरित बैच। आइए और वहाँ पर हमारे कोर्स को अवेल करिए और फिर वहाँ से आप उसका फ़ायदा उठाइए। तो पॉइंट द एविडेंस नॉट कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा, है ना, जो कि हड़प्पा के एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का प्रूफ नहीं देता हो। हमें पता करना है सिर्फ एग्रीकल्चर, कृषि। बात समझ में आ रही है? जो चीज़ें कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, उसी की बात करना है। तो टेराकोटा बुल, अरे भाई मिट्टी का कोई बुल बना हुआ है ना, पकी हुई मिट्टी, है ना, तो जाहिर सी बात तो एविडेंस दे रहा है। बुल का क्या काम है? बुल का क्या काम है? कुछ चीज़ों को ढोने के लिए हो सकता है, उससे हम लोग यूज कर रहे होंगे, हल के लिए यूज कर रहे होंगे। तो टेराकोटा बुल, यस, ये एविडेंस हमें दे रहा है। तो ये तो ऑप्शन हमें नोट चूज करना है कौन सा नहीं है, तो ये तो सही बात है, ये दे रहा है। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाफ, प्लाफ मतलब हल, तो हल का क्या काम है भाई? खेती से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो ये भी है। ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट, ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट, सड़क। अब सड़क का खेती से कोई रिश्ता नाता है नहीं यहां पर, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला पॉइंट है ट्रेसेस ऑफ कैनाल। क्या गया? ओके, ट्रेसेस ऑफ कैनाल। तो ट्रेसेस ऑफ कैनाल एट सोटुगाई, सोटुगाई की बात मैंने की थी अभी जस्ट पहले ही क्वेश्चन में। तो सोटुगाई अफगानिस्तान, वहाँ पे कैनाल्स के एविडेंस मिल रहे हैं। मतलब कि सोचो, इतनी पुरानी सभ्यता और वहाँ पे कैनाल भी है, मतलब सिंचाई के लिए था इसका मतलब। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है? 3rd ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। Archaeologists have unearthed several thousand copper coin issued by, आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत सारे कॉपर कॉइन को यहाँ पर उन्होंने निकाला है ना, खुदाई के दौरान उनको मिला है बहुत सारे कॉपर्स के कॉइन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा इशू किए गए हैं, क्वेश्चन यहाँ पर ये है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा इशू किए गए हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, कुषाणा, रोमन्स, यौधेय या फिर मौर्याज। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ कॉपर कॉइन की बात कर रहा है और ये है यौधेय। ठीक है, यौधेय के ये सिक्के हैं, तांबे के सिक्के इनके मिलते थे और ये हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में ये थे। ठीक है, इनका शासन जो था हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में था, वहाँ से बहुत सारे एविडेंस मिले हैं हमें यौधेय के सिक्कों के। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। समझ में आ रही है बात? अब देखते हैं यहाँ पर कुषाणा, रोमन, मौर्य। ठीक है, कुषाण शासक, कुषाण शासक कनिष्क। कनिष्क के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों ने कभी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो। सबसे प्रतापी शासक था, सबसे ग्रेटेस्ट जो शासक था कुषाणों का, ग्रेटेस्ट जो था कुषाण का, ग्रेटेस्ट जो है वो कौन है? कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क जो है सबसे ग्रेटेस्ट शासक था किसका? कुषाण शासक था, कनिष्क। ओके, रोमन, यौधेय, मौर्य। मौर्य के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, मौर्य शासक, इसके संस्थापक कौन है? अच्छा चलते, कुषाण के संस्थापक कौन है? ठीक है, ओके, कुषाण शासक कौन है? तो ये है विम कड़फिसेस। कौन है? विम कड़फिसेस, जो जिसने कि इसकी स्थापना करी थी। विम कड़फिसेस, विम कड़फिसेस, कड़फिसेस। ठीक है, विम कड़फिसेस जो है कि कुषाण के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, और एक है कुजुल कड़फिसेस, कुजुल, कुजुल कड़फिसेस।
ठीक है, ये दो लोग हैं, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग फेज में कुजुल कटफिशस और विम कटफिशस स्टार्टिंग फेज के शासक हैं किसी कुषाण के। लेकिन कुषाण के जो सबसे प्रतापी शासक हैं वो हैं कनिष्क, ठीक है। काफ़ी इनके जो कुषाण थे ये गोल्ड कॉइन के लिए काफ़ी फेमस थे, ठीक है। गोल्ड कॉइन इनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में लाया गया, ठीक है। गोल्ड कॉइन इनके द्वारा क्या किया गया, बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में लाया गया। इनके द्वारा सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा चलाए गए थे, किसके द्वारा, इनके द्वारा, कुषाण शासक के द्वारा, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर एडॉप्टेड टाइटल ऑफ देवपुत्र द सन और सन ऑफ गॉड, है ना। किसने अपना जो टाइटल लिया था वो देवपुत्र का टाइटल लिया था, इसे कि सन ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है, सन ऑफ गॉड, ठीक है। सन ऑफ गॉड का मतलब क्या हुआ, देवपुत्र। समझ में आ रही है बात? ओके, चोला रूलर, मौर्य रूलर, गुप्ता रूलर या फिर कुषाणा रूलर, कौन से शासक थे, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जो सन ऑफ गॉड की बात कर रहा है, ये देवपुत्र की बात कर रहा है, ये है कुषाण शासक। कुषाण शासक, है ना, जो कि अपने आप को देवपुत्र कहा करते थे। और सबसे महानतम की मैंने बात किया, कौन था, कनिष्क, है ना। कनिष्क सबसे महान शासक, ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी भी माना जाता है, कि बौद्ध धर्म का अनुयायी ये है। बुद्धिज़्म को इसने अडॉप्ट किया था, बुद्धिज़्म को इसने काफ़ी फैलाया था बौद्ध धर्म को, है ना। ये विदेशी थे, कुषाण विदेशी थे, बट ये बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किए, ठीक है। आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा कि इसकी बिना सर वाली मूर्ति है ना, बस धड़ है उसका, है ना, और उसका सर नहीं है। तो ऐसी भी स्टैचू को दिखाया गया है एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से ना हो। इवन सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का है ही नहीं। तो अगर आप किसी भ्रम में पड़े हो, ये नोट्स ले लें, वो गाइड ले लें, ये तमाम चीज़ें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ो, है ना। और जितना ज़्यादा पढ़ोगे, 3 ही तो बुक है, पतली पतली बुक है यार, कितना समय लगता है। मैं कभी बैठता हूँ तो रात भर में ख़त्म कर देता हूँ पढ़ करके। तो आप लोग भी इसे ख़त्म कर सकते हो आराम से। आप लोग रिवीजन के लिए अगर आप पढ़े हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ो थोड़ा समय लगेगा, आपको थोड़ा समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ आती है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई होगी, लेकिन आप इसे पढ़ सकते हो, चीज़ें को समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। और यही नहीं, सारे क्वेश्चन अभी तक जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जितने अभी तक कराऊंगा मैं वो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे। एनसीईआरटी इज मस्ट, क्योंकि यहाँ पर एनटीए ने पूरी अच्छे तरीके से बता दिया है कि एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है। आप फालतू इधर उधर घूमने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। अगर आप कहीं इधर उधर फंसे हुए हो, आप फंसो मत, ठीक है। और ठीक है, और हम लोग तो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करना है, क्या है, बस पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस कैसे क्वेश्चन करने हैं जो कि एग्जाम में आ जाए, वो हम कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब देखो, बौद्ध धर्म को मानता था। चौथी जो बौद्ध काउंसिल हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, ये क्वेश्चन पूछता है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराया था। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। बौद्ध संगति जो हुई थी चौथी, ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। तो याद रखना है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था चौथी बौद्ध संगति, और किसने किस समय में, कनिष्क के समय में हुआ था, कुषाण शासक, ठीक है। गुप्तों का जो बोल सकते संस्थापक कौन था, गुप्त शासक का संस्थापक कौन है, तो ये है श्रीगुप्त। कौन है ये, श्रीगुप्त। श्रीगुप्ता जो है ये गुप्त वंश के क्या है, संस्थापक हैं। समझ में आ रही है बात? ओके। अब अगर बात करें मौर्य का, तो मौर्य को सबको पता है ना, किसको नहीं पता होगा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य सबको पता है। चोला का, चोल शासक, है ना, विजयालय, कौन था, विजयालय। संस्थापक कौन है, विजयालय, विजयालय, ठीक है। साउथ इंडिया से थे ये,
ठीक है, और ये सभी नॉर्थ इंडिया से हैं, ठीक है, और एक चोला जो थे साउथ इंडिया से थे, दक्षिण भारत। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, नेम द चाइनीज ट्रैवलर स्कॉलर हु विजिटेड पाटलिपुत्रा सिटी इन द 7th century CE, ही फाउंड इट इन ruins एंड विथ स्मॉल पॉपुलेशन। यहाँ पर 7वीं सेंचुरी की बात कर रहा है और कह रहा है कि वो कौन था, चाइनीज़ स्कॉलर या फिर ट्रैवलर बोल सकते हो। तो चाइनीज़ ट्रैवलर के बारे में काफ़ी चर्चित है, और ये कौन है? ऑप्शन देखो, फाइयान दिया हुआ है, हुएनसांग दिया हुआ है, ओशिंग दिया हुआ है, इत्सिंग दिया हुआ है। तो 7th सेंचुरी की यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। तो ये कौन है? हुएनसांग है, हुएनसांग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हुएनसांग जो कि आया था 7th सेंचुरी में हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन, तो देखो हर्षवर्धन और हुएनसांग ऐसे ऐसे एक्स लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ते हैं उसे पढ़ते हैं हुएनसांग नहीं पढ़ते, हुएनसांग पढ़ते हैं। ह से ये भी स्टार्ट हो रहा है, ह से ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो हर्षवर्धन हुएनसांग के समय में, ठीक है। फाहियान, फाहियान जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्ता 2 के समय में आया था। इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है। तो ये कब आया था? इनके समय में आया था, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना है, डिटेल्स हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना, अपने बैच में इसका अच्छी तरीके से, कि क्वेश्चन को और भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर तो बस अभी ट्रेडल चल रहा है हम लोग का, ठीक है, कि देख लो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ये क्वेश्चन का पैटर्न है और आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो पढ़ते रहो अच्छे से, सफलता मिलेगी जरूर। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मीन्स फॉर मैन्स एंड एक्वायर वेल्थ, है ना। कह रहे कि मनुस्मृति के अनुसार कौन सा एक तरीका नहीं है, कौन सा एक तरीका नहीं है वेल्थ एक्वायर करने का, धन बटोरने का, या फिर ठीक है संरक्षित करने का कौन सा एक तरीका नहीं है। तो कंकेस्ट, इन्वेस्टमेंट, स्टीलिंग या फिर इनहेरिटेंस। तो कंकेस्ट करके, ठीक है, नोट की बात पूछ रहा है, तो कर सकते हो कंकेस्ट करके, इसमें कोई, क्योंकि पहले के समय में क्या था, राजा वगैरह कंकेस्ट तो करते ही थे, अलग अलग राजाओं को, कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, इनहेरिटेंस के द्वारा भी मिल सकता है आपको। स्टेलिंग, चुराना नहीं है, ये सही आंसर है, चुराना नहीं है, आपको स्टेल नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति एंडोगेमी रेफर टू मैरिज, ठीक है, इंडोगेमी रेफर्स टू मैरिज। कह रहे कि इंडोगेमी क्या रेफर कर रहा है, किस टाइप की मैरिज, किस प्रकार की शादियों की बात कर रहा है इंडोगेमी, इंडोगेमी किस प्रकार की शादी की बात कर रहा है। तो ऑप्शन है, आउटसाइड द कीन ऑफ द कास्ट ग्रुप, विद इन द कीन एंड कास्ट ग्रुप, प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, प्रैक्टिस ऑफ वोमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड। तो इसमें किसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, तो यहाँ पर प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइफ ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं है, ठीक है ना। विद इन द कीन एंड कास्ट ग्रुप, ओके गुड, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आपको अपने कास्ट के अंदर ही शादी करनी है, बात समझ में आ रहा है? आपको अपने कास्ट के अंदर ही क्या करनी है, शादी वगैरह करनी है, ये बात यहाँ पर की जा रही है। ओके, समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो इंडोगेमी का मतलब ये हुआ। सेलेक्ट द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द ब्राह्मण्स। अभी तक जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो एंशियंट हिस्ट्री से आ रहे हैं, प्राचीन इतिहास से आ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे मेडिवल हिस्ट्री से, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से क्रम बढ़ता है धीरे धीरे। तो जो हम बताया ना कि जो टीचर बैठा है क्वेश्चन को बनाने के लिए, पहला बुक उठाया, पहला चैप्टर क्वेश्चन डाला, दूसरा चैप्टर क्वेश्चन डाला, तीसरा चैप्टर क्वेश्चन डाला, फिर वो खत्म बुक, दूसरी बुक उठाया, ऐसे ही चलता है यहाँ पर। देखो, सेलेक्ट द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द ब्राह्मण्स टू इन्फोर्स नॉर्म्स ऑफ राइट ऑक्यूपेशन, है ना। जो नॉर्म्स हैं राइट ऑक्यूपेशन, है ना, कि वो क्या क्या हो सकते हैं, राइट ऑक्यूपेशन के नॉर्म्स और एडॉप्टेड बाय द ब्राह्मण्स, है ना, इसकी बात कर रहा है। ऑप्शन है, दे असर्टेड थ्रू हाइमन्स इन ऋग्वेदा दैट वर्णा वाज डिवाइन ओरिजिन, ठीक है। दे एडवाइज किंग टू इंश्योर दैट दिस नॉर्म्स वेर फॉलो विद देयर किंगडम्स। दे अटेम्प्टेड परस्यू पीपल टू स्टडी डिटरमाइन द बाय मेरिट, नहीं सी वाला गड़बड़ है,
दे नेवर अटेम्प्टेड टू इन्फोर्स एनीथिंग, इट वाज जस्ट दैट पीपल क्लोज टू देयर ऑक्यूपेशन। बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला और दूसरा, पहला और दूसरा कहाँ दिख रहा है भाई? ऑप्शन नंबर 4 पहला और दूसरा बिल्कुल सही। यहाँ पर दे सर्टेड थ्रू हाइमन्स इन ऋग्वेदा वर्ण वाज द डिवाइन ओरिजिन। वर्ण क्या है? डिवाइन ओरिजिन है। पता है ना कि वर्ण का, ठीक है ना, जो भी कास्ट सिस्टम जो हमारे यहाँ शुरू हुआ वो ब्रह्मा के द्वारा बताया था पुराने ग्रंथों में, ठीक है ना। तो वो सब सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जो कि आपको पढ़ना है पहले बुक में, ठीक है। दे एडवाइज द किंग टू इंश्योर दैट दिस नॉर्म्स वे फॉलो बाय विद इन देयर किंगडम, है ना। ये बता रहे थे कि किंगडम के अंदर में सारे नॉर्म्स वगैरह जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना होगा, तो ये एडवाइस करते थे राजा को, ठीक है। तो ए बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। Who among the following visited Amravati and collected several sculpture panels and took them to Madras? उसको मद्रास भी ले गया, ये कौन है? ठीक है ना, बहुत सारे स्कल्पचर लिए और उसे मद्रास ले गया, तो ये थे वॉल्टर एलियट। ये कौन थे? वॉल्टर एलियट थे ये। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ओके, ध्यान देना, सांची स्कल्पचर है यहाँ पर, सांची का स्कल्पचर है, और यहाँ पर उसका सिंबल का मतलब क्या है, जो भी सिंबल्स हैं इसके मतलब क्या है ये बताना है, ठीक है। ओके, एम्प्टी सीट, एम्प्टी सीट किसकी बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है मेडिटेशन ऑफ बुद्धा की, ठीक है। एम्प्टी सीट बात कर रहा है मेडिटेशन ऑफ बुद्धा की। विल बात कर रहा है फर्स्ट श्रमण ऑफ बुद्धा की, पहले जो श्रमण हुई थी बुद्धा की उसकी बात कर रहा है। साल भंजिका जो है ऑस्पोसियस सिंबल है, साल भंजिका, है ना, एक औरत को दिखाया गया है वृक्ष के नीचे, ठीक है, इस तरीके से पकड़े हुए, तो साल भंजिका। एलिफेंट क्या है? स्ट्रेंथ और विजडम को दिखा रहा है, स्ट्रेंथ और विजडम को। आइए हम लोग मैच कराते हैं, किधर गया? ए का 4, ओके, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक भी पता है तो आप चले गए आंसर के पास, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर ऐसा नहीं सारे ऑप्शन आपको आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी चालाकी से आप कर सकते हो। आपको मान लो ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, एलिफेंट तो पता होगा ना, एलिफेंट का काम है, थोड़ी ताकतवर होती है, स्ट्रेंथ एंड विजडम, उसके हिसाब से भी आप देखो तो हो सकता है कि आप पहुंच जाओगे आंसर के पास। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर भी सकते हो, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स है सर्वाइव ड्यू टू। जो सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स है वो सर्वाइव अभी तक कर रहा है, ठीक है। अमरावती वाला तो खत्म हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स सर्वाइव कर रहा है, बट किस किस कारण की वजह से, है ना। डिसीजन ऑफ शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम। शाहजहां बेगम, ये वो शाहजहां नहीं है मुगल वाले, ये अलग शाहजहां हैं, मध्य प्रदेश के ये शासक हैं, ठीक है। तो उस कन्फ्यूजन मत रहना। ओके, तो पहला सही है ये। आपको, आप लोग जब पढ़ोगे किताब एनसीईआरटी ना, तो एक चैप्टर मिलेगा उसमें, आई थिंक 3rd चैप्टर में, अब वहाँ पर लिखा हुआ अच्छी तरीके से एक एक वर्ड्स को यहाँ पर सारे वर्ड्स यहाँ पर मेंशन है, कौन कौन से वर्ड्स हैं, है ना, किस तरीके से फ्रांसीसी ने बोला कि हम इसको ले जा रहे हैं, फिर है ना ईस्टर्न तोरण को ले जा रहे हैं, फिर इस तरीके से वहाँ पर सारी डिस्कशन चलती है वहाँ पर। फिर इन्होंने किस तरीके से उसको बचाने की कोशिश की, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह से बचा रहा, ये सारी बातें वहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ, कहानी की तरह लिखा हुआ है। और एक कहानी को पढ़ते हो तो आप इसको क्यों नहीं कर लोगे, है ना। तो आप कर सकते हो, पढ़ो, रीड करो, शुरू कर दो पढ़ना अगर नहीं पढ़े हो तो, और हमारे बैच के साथ जुड़ो, प्रैक्टिस इतना करा देंगे कि मज़ा आ जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। सुल्तान जहां बेगम ने काफ़ी अच्छे डिसीजन इन्होंने लिया था ताकि ये बचा रहे, इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेप लिए हैं। गुड लक इन द स्कैपिंग ऑफ आई रेलवे कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर्स, ये भी एक अच्छी बात है कि जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के आंखों से ये बचा रहा अभी तक, ठीक है। नहीं तो इसको कहते हैं कि यार हटाओ इसको और यहाँ पर हम लोग अपना रेलवे लाइन बना रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये भी एक गुड लक था कि बचा रहा। नहीं तो उस समय ब्रिटिश का ज़माना था, कहते हटाओ यार ये सब क्या पड़े हुए, हटाओ इसको और हम लोग यहाँ पे लाइन बनाएंगे रेलवे की, तो ठीक है बचा रहा। द गुड लक, ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे वर्ड एनसीईआरटी में एक एक वर्ड्स को, ये जो लिखा हुआ है एक एक वर्ड्स ना, सब एनसीईआरटी में मेंशन है, वहाँ से उठा उठा कर रख दिया गया सारे पॉइंट्स को, ठीक है। तो कैसे, मतलब कुछ भी कहीं से भी नहीं है क्वेश्चन, कोई साइड बुक कोई नहीं, बस एनसीईआरटी के लाइन छपे हुए हैं यहाँ पर। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होगे तो आपको समझ में भी आ रहा हो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो गुड लक इन स्कैपिंग द आईज ऑफ दोज हु लुकिंग फाइंड्स टू कैरी अवे टू द म्यूजियम्स ऑफ यूरोप। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉरी सी भी सही है मतलब। तो ऑप्शन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, who among the following has written in detail about the unique communication or about the postal system of Delhi Sultanate? ठीक है, तो कह रहा है कि कौन पोस्टल सिस्टम के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा है। कौन सा सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया है। बात समझ में आ रही है? अल बिरूनी, अब्दुल रज़्ज़क़ समरकंदी, इब्न बतूता और एक है पीटर मुंडी। ठीक है, ये 4 लोग हैं और चारों में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन की बात करता है, पोस्टल सिस्टम की बात करता है दिल्ली सल्तनत की, तो ये इब्न बतूता अपनी बुक, इसकी किताब का नाम याद रखना, रेहाला। ठीक है, रेहाला। ठीक है, इसकी बुक है, काफ़ी फेमस किताब है इसकी। इसने भारत जितने समय तक भ्रमण किया, जिस चीज़ों को देखा उसको अपनी बुक में मेंशन कर रखा हुआ है। ठीक है, ये मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का था, मोरक्को का। ठीक है, अल बिरूनी 11वीं सेंचुरी में आया था भारत। किस सेंचुरी में आया था? 11वीं सेंचुरी में आया था, महमूद गजनी के साथ। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ आया था ये 11वीं सेंचुरी में, ये अल बिरूनी। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ओके, तो अगेन आप लोग हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रेरित बैच। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर है नीचे भी, अच्छा यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप जो भी व्हाट्सअप वगैरह करके चीज़ों को आप समझ सकते हैं, कोई भी अगर परेशानी आ रही है आपको तो। क्योंकि आप क्वेश्चन का पैटर्न तो मैंने आपको दिखा ही दिया है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और डिस्कशन का पैटर्न भी आप लोग देख ही चुके होंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को समझते हो, देखते हो, और आपको अगर ये भी कोई गाइड कर रहा है कि कहाँ से क्या क्या पढ़ें, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक है, समय कितना बचा हुआ है? 1 से 1.5 महीना। ठीक है, 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है। अगर खुद से सोचो कि नहीं कर लेंगे, कर सकते हो, करने वाला कुछ भी कर सकता है। थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर वही कोई एक डिसीजन देने वाला होता है, कोई समझाने वाला होता है, किस तरीके से पढ़ा जाए, एक रास्ता बताने वाला, तो रास्ते आसान हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो रास्तों को आसान करने के लिए आप हमारे प्रेरित बैच को अवेल कर सकते हैं। और बहुत ही कम प्राइस है यार, 999 आज के समय में है क्या, है ना। कोई लोग बैठते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो इतने पैसे 1-2 लोग खत्म हो जाते हैं। कब खत्म होता है पता नहीं चलता है। 999। ठीक है, तो पेरेंट्स से सिर्फ कहो कि 999 ले जाओ, कर लो यार। 1,000 रुपये में अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो सोचो, 1,000 रुपये अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी दिलाती है तो क्या कोई घाटे का कोई काम है? नहीं। एक अच्छा आपको एक नॉलेज मिल रहा है, अच्छी खासी नॉलेज आप यहाँ पर ले सकते हो। एक अच्छी यूनिवर्सिटी जिसमें कि आपका एक कैरियर बन सकता है ना। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यार। आप कहीं भी, अगर मैं अपनी एक मार्कशीट कहीं लोग को बेचूँ की, है ना, अब कोई एक छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से कहीं पढ़ रहा हो, जिसका कि जो गांव वगैरह में, जो छोटे शहरों में हो, ठीक है, तो दोनों में कहीं ना कहीं प्रेफरेंस तो मिलेगा, जाहिर सी बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आ चुका है। ओके, टाइटल्स है, सूफी शेख हैं अलग अलग। ठीक है, इन सब के बारे में बताना है। ओके, कह रहे सुल्तान उल मशेक। ठीक है, तो ये किसका टाइटल था? तो ये था निज़ामुद्दीन औलिया का। अब निज़ामुद्दीन औलिया, मान लो सिर्फ एक ही आपको पता हो, एक ही ऑप्शन पता हो, आप कहाँ जाओगे? ए का 3 कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक तो यहाँ दिखा और एक हमें यहाँ दिखा। समझ में आ रहा है बात? ओके, तो हमें और भी आगे बढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन। ठीक है, तो अब देख लो बी का 1 कहाँ है भाई? तो बी का 1 यहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से सी का 2 कर सकते हो आप लोग। ठीक है, सी का 2 कर सकते हो, और डी का तो 4 ऑलरेडी यहाँ पर सामने सामने। चिरागे दिल्ली शेख नसरुद्दीन को का टाइटल से याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। तो इस तरीके से मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि थोड़े से अगर आपको नहीं पढ़े हुए, किसी नोट्स में जल्दी नहीं मिलेगा, ये एनसीईआरटी में चीज़ें मेंशन है। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी। अंडल, अंदल ए वोमेन अलवर।
ठीक है, आपको पता है कि जो सूफी जो भक्ति मूवमेंट चल रहा था, तो भक्ति मूवमेंट में एक लोग थे कि जो विष्णु का पूजा करते थे, एक लोग थे कि शिव का पूजा करते थे, शिव भक्त और विष्णु भक्त। ठीक है, ये चल रहा था। तो जो अलवर थी, है ना, वो थी जो अंडल थी, ये अलवर से थी, ठीक है ना, मानती थी, उस संप्रदाय को मानती थी, ठीक है ना। तो अब देखो अलवर और नयनार, अलवर और नयनार, ठीक है, नयनार। अब देखो अलवर क्या थे, अलवर विष्णु को मानने वाले थे, विष्णु की पूजा करते थे, और नयनार जो थे वो शिवा की पूजा करते थे, शिव। ठीक है, बात समझ में आ रही है, अलवर विष्णु और नयनार शिव। तो कह रहा है कि अंडल जो है वो अंडल एक वुमेन है। अब देखो यहाँ पर जो अलवर की अलवर में जो मेन जो सेंट थे, जो 12 सेंट मुख्य माने गए। क्वेश्चन पूछता है कि जो अलवरों में मुख्य कितने सेंट हैं, तो 12 सेंट माने गए हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो 12 में सिर्फ एक ही महिला थी, सिर्फ ओनली एंड ओनली वुमेन वाज अंदल। ठीक है, ये एक महिला थी और सिर्फ एक ही ये महिला थी। बात समझ में आ रही है। तो ये किस संप्रदाय से हो सकती हैं और किस भगवान को मानती हैं, तो विष्णु भगवान को मानती हैं। बात समझ में आ रही है। तो बिलव्ड ऑफ विष्णु, बात समझ में आ रही है। तो नयनार मैंने बता दिया कि शिवा के भक्त होते, शिव की पूजा करते थे ये लोग। और जो नयनार थे इसमें 63 थे। कितने थे? 63 थे जो मेन सेंट थे, इंपॉर्टेंट। ओके, चलते हैं आगे हम लोग, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ओके, शहादा, सलात, सावन, जकात। अब ये क्वेश्चन देख रहे हो कैसा है, कैसे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, है ना, अगर आप सोचो कहीं नोट्स वगैरह में किसी बुक में मिल जाए तो मुश्किल है थोड़ा सा मिलना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी, अगर किसी ने एनसीईआरटी को छाप दिया है नोट्स में तो वो अलग चीज़ है, ठीक है, बट ये एनसीईआरटी में ये सभी चीज़ें मेंशन है। आइए देखते हैं चीज़ों को, हम लोग एक एक वर्ड को समझते हैं। जकात, अच्छा, जकात के बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जकात के बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा, और बहुत से शहादा क्या होता है, सलत क्या होता है, सौम क्या होता है, बहुत से लोगों ने नहीं भी सुना होगा इसको, ठीक है। लेकिन जकात के बारे में, ये आर्म्स होता है, गिविंग आर्म्स। आर्म्स क्या होता है? आर्म्स, इसको टैक्स बोल सकते हो, ठीक है। जकात एक प्रकार का टैक्स था, ठीक है ना। तो गिविंग आर्म्स ये क्या था? जकात, ठीक है। तो D3, अब D3 के पास अगर आप लोग जाते हो तो देखो यहाँ पर D3 एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। D3 क्या दिखा? दो जगह दिखा। अब शहादा क्या होता है? शहादा जो होता है, प्रोफेट मोहम्मद इज मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है, ये शहादा है। ए का 2, अब देखो ए का 2 यहाँ भी है, ए का 2 क्या है? यहाँ भी है। बात समझ में आ रही है? अगर हम लोग इस क्वेश्चन देखो किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया है। बी का आप देखते हैं क्या होगा? सलात। सलात मतलब होता है ऑफरिंग प्रेयर 5 टाइम्स अ डे, ठीक है। अब 5 दिन में 5 बार ऑफर करना, भगवान को प्रेयर करना वगैरह, ठीक है। तो बी का क्या हुआ? 4। तो जब बी का 4 हमें मिलता है तब जाकर हम लोग कहाँ जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पर जाते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो इसको फिर लगा सकते हो आप लोग। ओके, चलते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डोमिंगो पेस, अब्दुल रजक। ये भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को यहाँ भी मिलान करने वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। ओके, आइए बात करते हैं डोमिंगो पेज। जो डोमिंगो पेज है ये कहाँ के हैं? पोर्चुगल के हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई वो नहीं है। अब्दुल रजक समरकंदी, अल्फोंजो। अब देखो क्या A4 कहीं दिख रहा है? A4 आपको दिख रहा है, देखो आपको सिर्फ एक पता है और आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ रही है? एक पता है, आप चले गए आंसर की ओर। ऐसा नहीं कि आपको चारों आना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट ये ऐसा दिया गया है, क्वेश्चन को बनाया गया है कि बच्चे ज़्यादा परेशान भी ना हो और क्वेश्चन को करके ले जाए। थोड़े बहुत पढ़े हैं बच्चे तो, है ना। तो टीचर का भी ये कोई दिमाग में नहीं चले, बच्चों को फंसाना है, बच्चों को पास कर देना है। अच्छा, ये भी ऐसा चल रहा है, देख रहे हो, A का 4 आंसर। चलो हम लोग और सब मिलान कर लेते हैं। तो बी का क्या होगा? बी का 3, ठीक है। अब्दुल रजक समरकंदी, पर्शिया। अफांसी निटकिन, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं भाई? अफांसी निटकिन कहाँ के हैं? तो ये हो जाएंगे रशिया से हो जाएंगे, ठीक है। और निकोलो डी किंटी, ये तो हैं इटली से, ये तो पता है। ऑप्शन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी आपको मार्क कर दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में लगाना है। अराविडू,
अच्छा देखो, इसको याद रखना है, पहले सबसे पहले संगम डायनेस्टी था पहला, उसके बाद आता है सुलू, उसके बाद आता है तुलु, उसके बाद आता है अराविडू। तो 1 3 इस तरीके से। अब देखते हैं सबसे पहले कौन, डी। तो डी से स्टार्ट कहाँ, ये देखो तीनों ही डी से स्टार्ट आ रहे हैं, स्टार्टिंग तीनों में। अब 1 के बाद कहाँ जाना है हमें, सलू मतलब बी पे। तो डी के बाद बी कहाँ आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, दिख रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। जो संगम डायनेस्टी है, इसके संस्थापक है हरिहर और बुक्का, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का दो भाई थे, ठीक है ना। 1336 में इन्होंने इस डायनेस्टी की स्थापना की करी थी, ठीक है। संगम, ठीक है, इनके पिता का नाम था संगम, ठीक है, इसलिए इन्हें संगम डायनेस्टी का नाम रखा, ठीक है। और पहला जो शासक बनता है हरिहर बनता है, हरिहर 1, फिर बनता है बुक्का बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग शासक बनते रहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। कोई क्वेश्चन बैक गया क्या? ओके, हाँ, ये भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का लाइन छपा हुआ है, ठीक है। तो अब्दुल रज़क वाज ग्रेटली इम्प्रेस बाय द यूनिक फीचर ऑफ विजयनगर फोर्टिफिकेशन, चूज द फीचर ऑफ विजयनगर फोर्ट। विजयनगर फोर्ट की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है अब्दुल रज़क मेंशन किया है ना, अब्दुल रज़क ने इस चीज़ को मेंशन किया है, विजयनगर के किले के बारे में बात कर रहा है। 8 लाइन ऑफ फोर्ट वेयर कंस्ट्रक्टेड, और कह रहा है कि कौन कौन सा सही है ये बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। 8 लाइन ऑफ फोर्ट, यहाँ पर क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक में लिख रहा है कि यहाँ पे 8 लाइन, ये लाइन वर्क ये सब सही है, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं बल्कि यहाँ पर क्या है 7। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कितनी बारीकी से क्वेश्चन को दिया जा रहा है। ये सेशन ही इसीलिए है कि आप समझो कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, ना कि आप लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपको समझना होगा। ये देखो 7, अभी मैं बताता हूँ। नो मोटर वर यूज इन कंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। नो स्टोन ब्लॉक वेयर वेज शेप, ठीक है। द स्टोन ब्लॉक वेयर वेज शेप, ओके, वेज शेप थे, ये भी सही है। करे सर्कुलर बैसन, ये सर्कुलर नहीं थे, सर्कुलर नहीं थे, ये कैसे थे, ओके, फोर्थ, ओके। तो ये थे रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, और कैसे थे, स्क्वायरल। तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के ये हैं, ना कि सर्कुलर है। तो ऑप्शन नंबर डी भी कटा है ना, ये तो कटा ही और ये भी कटा। समझ में आ रही है बात? आप चलो एक काट कर, एक कटा तो ये चला गया, एक कटा तो ये चला गया। समझ में आ रही? सिर्फ एक काटने से क्या मिलता है ये देख रहा हूँ, वो तो सब क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। उसके बाद देखो बी और सी क्या मिल रहा है हमें, सही। तो बी सी यहाँ भी है और बी सी क्या है, यहाँ भी है। बात समझ में आ रही है? बी सी यहाँ भी है और बी सी यहाँ भी है, तो बी सी तो हमने सही कर लिया। फोर्टिफिकेशन डिड नॉट इंक्लोज एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ई के कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ओके, मोस्ट पीजेंट ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया प्रोड्यूस ए मिनिमम ऑफ, तो मिनिमम कितने क्रॉप्स ये लोग उगाते थे मुगल के समय में, ये था 2 क्रॉप्स, ठीक है, 2 क्रॉप्स उगाते थे ये लोग। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कैपिटल सिटी ऑफ मुगल अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। अच्छा, पहले से लास्ट तक जो मुगलों ने इनकी राजधानी जो बनाई थी, कैपिटल सिटी बनाई थी, उसकी बात कर रहा है। पहला है फतेहपुर सिकरी, ठीक है। दूसरा शाहजहानाबाद, आगरा, ओके। तो पहला इन्होंने बनाया था आगरा को, आगरा को बाबर नहीं बनाया, तो 26 से 30 तक, 26 से 30 तक इनकी राजधानी बनी थी आगरा, ठीक है। 1930, ठीक है, 19 मैंने लिख दिया, सॉरी, 1500 कर लो भाई, है ना, 1526 से 30, ओके। कभी कभी मिस्टेक हड़बड़ी में हो जाती है, ओके। 1526 से 30, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, अच्छा देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या सी आने वाला है, सबसे पहले क्या आने वाला है, सी आने वाला है, क्योंकि भाई मुगल का डायनेस्टी बाबर से ही स्टार्ट होता है ना भारत में। तो 26 से 30 यही तो मर जाता है, 26 में आता है और 30 में मर जाता है वो। तो बस ऑप्शन में सी चूज करो, तो सी सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन में एक क्वेश्चन पता, आंसर गया सही। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ए आता है, ए मतलब फतेहपुर सिकरी, ठीक है। डी, उसके बाद लाहौर बनता है, उसके बाद शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद शाहजहां के समय में 1639 में बनता है, 1639 में बनता है, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। पीवाईक्यू सेशन का मुख्य हम लोग का जो लाने का श्रेय है, आपको ट्रेंड समझाना है कि ट्रेंड कैसा है पेपर का, ठीक है। और हम लोग जब क्वेश्चन शुरू करेंगे अपने बैच में, तो इस हर क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट्स को। जैसे यहाँ पे आलमगीर नामा दिया हुआ है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या है, कैसे कैसे है, कब कब गुलबदन बेगम के बारे में क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ पढ़ेंगे और डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अकबरनामा कौन लिखा है भाई? अबुल फजल ने लिखा है, सबको पता है, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं क्या मैच करता है ए का 2 से। ए का 2, अरे वाह यार, ए का 2 दिख रहा है। अकबरनामा
ओह अबुल फजल, ठीक है। तो एक और टू मैच करते ही हम कहाँ चले गए, आंसर की ओर। तो समझ में आ रही है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कर लेना है अच्छे से। हुमायूं नामा बाई गुलबदन बेगम, ठीक है। उसके बाद है बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। बच गया कौन, मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा। बात समझ में आ रही है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल क्वींस एंड प्रिंसेस कंट्रोल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनमें से कौन क्वींस और प्रिंसेस जो है, रानी और जो उनकी बेटी हैं प्रिंसेस जो हैं, वो फाइनेंशियल रिसोर्स को कंट्रोल करती थी, और ये होता था किसके समय में, ओके। अब देखो यहाँ पे तो क्वींस हैं और कौन है, प्रिंसेस है, क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स को कंट्रोल कर रही हैं। यहाँ पे नूर जहां, ऑप्शन देखते नूर जहां, जहां आरा और रोशन आरा, नादिरा और रजिया, ठीक है। देखो तो नूर जहां के बारे में सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो नूर जहां ने भी अपने समय में फाइनेंशियल चीज़ों को कंट्रोल पूरी तरीके से मतलब जो भी फाइनेंस थे वो ज़्यादातर यही देखते थे, नूर जहां ही देखते थे अपने समय में, ठीक है ना, जहांगीर के समय में, ठीक है। तो जहांगीर के समय में नूर जहां पूरी तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करके रखती थी, तो नूर जहां तो सही है, ठीक है। उसके बाद अब ये तो एक रानी हो गई, क्वींस हो गई ना। प्रिंसेस की बात करते हैं, तो शाहजहां की जो बेटियां थी जहां आरा और रोशन आरा, ठीक है। तो ये दोनों भी काफ़ी फाइनेंशियल चीज़ों को कंट्रोल करके रखती थी। तो ए बी सी कहीं दिख रहा है क्या, ए बी सी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से आपको और ठीक है, चलते आगे। द बाजार ऑफ चांदनी चौक, चांदनी चौक जो बाजार है ना, जो कि सेंटर था शाहजहानाबाद का, वो डिजाइन किया गया किसके द्वारा, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो ये है ऑप्शन है गुलबदन बेगम, जोधाबाई, जहां आरा, नूरजहां। अभी मैंने बताया था पीछे जहां आरा और रोशन आरा की बात की थी, ठीक है ना। तो जहां आरा ने इसे बनवाया था, ठीक है ना, शाहजहां के टाइम में, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है अकबरनामा वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, ठीक है। तो अकबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, किसने किया है ये पूछ रहा है, तो हेनरी बेवरेज थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। लखनऊ वाज रिप्रेजेंटेड बाय होम आफ्टर द डेथ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। तो ये ब्रिजेश कादिर के द्वारा, ठीक है ना, ब्रिजेश कादिर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था मरने के बाद, कौन, वाजिद अली शाह के। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज बहादुर एंड मुल्क लाई लिन्हो इज रेफर टू द ऑनरेबल इंग्लिश केम एंड टुक द कंट्री इन दिस फोक सॉन्ग। मुल्क इज रेफर टू किसको, ये बता रहा है, जो ये मुल्क की बात कर रहा है वो अवध की बात कर रहा है, अवध मुल्क की बात कर रहा है। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी से लिया गया है, उठा लिया गया है, ठीक है। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे उसको तो थोड़ी समस्या आपको आ सकती है, ठीक है। तो आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और हम लोग इस बैच में इस हर चीज़ों का काफ़ी ध्यानपूर्वक चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा ज़्यादा हो सके कंप्लीट हो जाएगा। एक्सपीरियंस ऑफ फ्रैंकोइस सिस्टम इज़ इम्पोर्टेंट। तो क्या क्या बताया था ये फ्रैंकोइस सिस्टम ने, ओके। तो पहला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज ऑफ रिवोल्ट म्यूटिनी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ द ब्रिटिश सप्रेस ऑफ रिवोल्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ द रिवोल्ट, ओके। तो ये बताए हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द ब्रिटिश ऑफिशियल हु एस्टिमेटेड दैट 3/4 ऑफ द एडल्ट मेल पॉपुलेशन वाज इन रिबल ऑफ 1857। किसने कहा था कि 3/4 लोगों ने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था, है ना। तो ये कौन है ये बताना है, फोर्सिथ, हेनरी हार्लॉक, जेम्स आउटरम, कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है। तो ये थे फोर्सिथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ सेलिब्रेट्स एज द ब्रिटिश सेवियर एंड शोज द इंडियन रिवेल इन पुअर लाइट। हु इज पेंटर, पेंटर की बात कर रहा है, पेंटर कौन है। ऑप्शन है थॉमस जॉन्स बार्कर, जोसेफ नोएल पेटोन, पुंच, विलियम हॉडगेज। तो ये है विलियम हॉडगेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि की बात कर रहा है, सहायक संधि के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। चलो आते हैं स्टेटमेंट, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट, इट वाज एडवाइज बाय लॉर्ड डलहौजी 1798।
लॉर्ड डलहौजी 1798 1798 है ना। तो ये बिल्कुल सही है कि 1798 में लाया गया था सबसे रिलायंस को, लेकिन समस्या है कि लॉर्ड डलहौजी नहीं थे, है ना। कौन थे? वेलेजली थे। कौन थे? वेलेजली, ठीक है, वेलेजली। तो वेलेजली की थी सहायक संधि, ना कि उनकी थी। बात समझ में आ रही है? ओके, इसका मतलब कट गया ए, तो ए कट गया तो ये कट गया, और ये भी कट गया, और कोई कटा नहीं। ओके, आगे देखते हैं। इसका मतलब देखो, ध्यान से देखो ऑप्शन की ओर। बी तो इसका मतलब सही, हमें बी पढ़ने की आवश्यकता है क्या? बी अपने आप ही सही है, पढ़ लेते हैं। द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर एलाई फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल, तो ये सही है। उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग। इन द टेरिटरी ऑफ एलाई ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरी ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरी वाज टू बी स्टेशन, कह रहे कि वहाँ पर ये लोग स्टेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गड़बड़ है। द एलाई कोड इंटर द एग्रीमेंट विद द रूलर्स ओनली विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश, ये बिल्कुल सही कह रहे कि अगर आप अगर एलाई हो, सब्सिडी अलायंस को अगर आप ज्वाइन कर लिए हो, तो उस कंडीशन में अगर आप किसी दूसरे से पॉलिटिकल अगर आप अपना बातचीत करना चाहते हो, है ना, किसी मुद्दे पर बात करना चाहते हो, तो आप इनसे परमिशन लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। आप कोई भी पॉलिटिकल रिलेशन बनाना चाहते हो, राजनीतिक संबंध किसी अदर स्टेट से बनाना चाहते हो, तो आपको परमिशन किसी चाहिए, ब्रिटिश चाहिए। तो ऑप्शन सही है। तो बी और डी तो सही है। बी और डी की सही के मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर कौन सही है? 3 सही है यहाँ पर। ओके, चलते हैं आगे हम लोग, बी और डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इसको, ठीक है ना। कौन कौन कब कब हुआ था ये बता रहा है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया बाय द ब्रिटिश, तो ब्रिटिश के द्वारा रेलवे की स्थापना 53 में लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉटरी कमेटी 1817 में आया था, ठीक है। फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस, पहली जो सेंसस हुई थी ऑल इंडिया में, तो ये हुई थी 1881 में, 1881 में हुई थी ऑल इंडिया सेंसस। ओके, देखो कभी कभी दो क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला सेंसस कब हुआ था। तो पहला सेंसस हुआ था 1872 में, ठीक है, मायो के समय में। किसी समय में? लॉर्ड मायो के समय में। लेकिन जो ऑल इंडिया में सेंसस होता है 1881 में होता है। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया पूछ रहा था, इसलिए मैंने 1881 लिखा है। ब्रिटिश सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट इन मद्रास, मद्रास में ट्रेडिंग पोस्ट बनाते हैं। ये 17वीं सेंचुरी की बात है ये, ठीक है। चलो, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर ऑफ कैपिटल 1911 की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा हो रहा है? ब्रिटिश सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट 17वीं सेंचुरी की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले होगा। ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमें मिल गया। बात समझ में आ रही है? तो डी, उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद ई होगा। इस तरीके से आप लोग आंसर को आप लोग यहाँ पर मैच करा सकते हो, ठीक है। ओके, फिर से वैसे ही क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेड गांधी जी पीपल्स लीडर, कौन से फैक्टर्स ने गांधी जी को लीडर्स बनाया, पीपल्स लीडर्स बनाया, है ना, लोगों का नेता बनाया। ही लिव लाइक देम, ये बिल्कुल से उनकी तरह जीते थे, है ना, बहुत सादगी जीवन जीते थे गांधी जी। स्पोक देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा, सही बात है। रोट इज सिंपल धोती, ये सही है। ही स्पेंड इस डे वर्किंग ऑन चरखा, चरखा पे बिताते थे, बिल्कुल सही है। ABCD सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी ब्रॉडेन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म, कैसे गांधी जी ने जो राष्ट्रवाद है उसको और बढ़ाया, उसको बढ़ावा दिया, कैसे? आइए देखते हैं। न्यू ब्रांचेज ऑफ कांग्रेस वे सेटअप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। कि इन्होंने एक सीरीज ऑफ प्रजामंडल, हाँ प्रजामंडल की भी बात की थी, प्रोमोट नेशनलिस्ट क्रीड, ओके बिल्कुल सही है। ए एंड बी इज करेक्ट, कम्युनिकेशन, ओके, ए एंड बी करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। गांधी नॉट एबल टू, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली, लाहौर सेशन एंड द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। लाहौर सेशन हुआ था और डिमांड चला था किसका? पूर्ण स्वराज का। पूर्ण स्वराज और लाहौर सेशन, ठीक है। तो लाहौर सेशन कब हुआ था? 1929 में, 1929 में हुआ था। यहीं पे पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? प्रेसिडेंट थे। बात समझ में आ रही है? ओके, सेशन थोड़ा जल्दी खत्म करनी है, थोड़ी सी टाइमिंग हो चुका है,
तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप अगर इसके बारे में बताने लग जाए तो फिर 10-20 मिनट तो एक यहाँ बीतना ही है। ओके, 26 जनवरी गांधी प्रमोटेड टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन ट्रेडिशनल वे, ठीक है। तो इन्होंने ये बात करी थी, ये बात है 1930 की। पता है आप लोगों को कि 1930 से ही 26 जनवरी 1930 से हम लोग क्या मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे उस समय, है ना। क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया था हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, उस समय से उसके अगले अगले है ना साल, मतलब कि 1930 से हम लोग मनाएंगे। क्योंकि दिसंबर के महीने में होता था हमेशा प्रेसिडेंसी की, जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। साल्ट मार्च कब शुरू हुआ भाई, मार्च के महीने में, है ना। 12 मार्च 1930 को हुआ था साल्ट मार्च, आपको याद रखना है 1930 को हुआ था। डेट भी याद रखना है, डेट भी याद रखना है। सॉल्ट वाज मेड बाय गांधी जी एंड सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन एट दांडी, है ना। कै तारीख को, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल, है ना 1930। 24 दिन लगा था यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ओके, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट साइन 1931 में हुआ था। अब आप लोग आराम से मैच कर सकते हो कि कौन सा इवेंट कब हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ है भाई इसमें, 1929 वाला हुआ है ना सबसे पहला इवेंट। ओके, तो 1929 में तो ए कहाँ शुरू है, ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आ रही है, चलते हैं आगे अब हम लोग। फिर से हमें लगाना है अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, है ना। क्रोनोलॉजी में लगाना है, यहाँ भी कालक्रम के अनुसार लगाना है। खेड़ा सत्याग्रह, है ना, खेड़ा सत्याग्रह 1918, चंपारण खेड़ा अहमदाबाद गांधी जी, है ना, याद होगा सबको। बरदौली सत्याग्रह ये है 1928, है ना। सरदार पटेल जी से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे हैं गांधी जी यहाँ पे संबंधित है इनसे। रोलैट सत्याग्रह 1919, 1919, 6 अप्रैल याद रखना, डेट भी 6 अप्रैल भी याद रखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1942, 8 अगस्त, डेट भी याद रखना यहाँ पर। चंपारण सत्याग्रह 1970, सबको पता है, ठीक है, बताने की ज़्यादा आवश्यकता है यहाँ पर नहीं है। अब तो समझ में आएगा कि सबसे पहले कौन, ई होगा। ई कहाँ दिख रहा है सबसे पहले, अच्छा 2 में दिख रहा है, 2 और 3 दोनों दिख रहा है। ई के बाद क्या होगा भाई, 17 के बाद 18 आएगा, ई के बाद ए आएगा, ए मतलब ओके। पहुँच गए आंसर के पास हम लोग, चलते हैं आगे। शौकत अली, अच्छा लिस्ट 1 लिस्ट 2 यहाँ पे मिलान करना है हम लोग को, ठीक है। शौकत अली किससे संबंधित है ये बताना है। ओके, तो शौकत अली और मोहम्मद अली 2 भाई थे, खिलाफत मूवमेंट से संबंधित थे, तो खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण, सोशलिस्ट मेंबर हैं कांग्रेस के। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल से हैं, ठीक है। कमला देवी हैं जो सॉल्ट सत्याग्रह से संबंधित है। तो ऑप्शन मैंने मैच करा दिया, शौकत अली A4 कहाँ है, अच्छा A4 सब में है, ठीक है, तो देख लो सब में है, एक से काम नहीं चलने वाला। ओके, बी क्या है, B1 किधर है भाई, B1, ओके, हम लोग 3rd नंबर पहुंच गए। तो इस तरीके से आप लोग को आंसर को मैच करते हुए चलना है, क्योंकि ये तभी हो सकता है जबकि आपके पास पूरा का पूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान से ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा करना, अदरवाइज थोड़ा बहुत तो कभी कभी तुक्का भी काम कर देता है। ओके, अलग बात है। महात्मा गांधी tried to obtain for the peasant security of tenure and freedom to cultivate the crops of their choice in which of the following movement, है ना। तो किस मूवमेंट की यह बात कर रहा है ना, कि यहाँ पे पीजेंट सिक्योरिटी की बात की गई थी वहाँ पर, है ना। फ्रीडम टू कल्टिवेट की बात की गई थी, है ना। तो ये था चंपारण आंदोलन, कहीं दिख रहा है क्या चंपारण, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917 गांधी जी, ठीक है। द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग हु ड्राफ्टेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज, है ना। तो कौन थे लीडर मुस्लिम लीग के जिसने कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था, ठीक है। खान, ये तो नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सिकंदर हयात खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिस्ट ऑल द टर्मोइल ऑफ द पार्टीशन वन मैंस वैलियंट एफर्ट टू रिस्टोर कम्युनल हार्मोनी। ये मतलब पार्टीशन, जब देश विभाजित हो रहा था भारत पाकिस्तान, उस समय की बात चल रही है ना। एक पर्सन की बात करिए जो काफ़ी कम्युनल हार्मोनी को हमेशा बनाए रखने की बात करते थे, है ना। ये पर्सन कौन थे, ये लाइन, है ना, इस लाइन के बारे में बात करें कि किसकी लाइन है, तो ये हैं हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओके, हम लोग आ चुके हैं कहाँ पर, 5th रिपोर्ट। अच्छा, तो 40 क्वेश्चन इसका मतलब कि हो चुका है, ठीक है। 10 क्वेश्चन और बचे होंगे हमारे पास, ओके, समय 3 हो चुका है। ओके,
आगे चलते हैं हम लोग। तो रेफरिंग टू द कंडीशन ऑफ द जमींदार एंड द ऑक्शन ऑफ द लैंड, द फिफ्थ रिपोर्ट स्टेटेड द रेवेन्यू वाज नॉट ओके, ठीक है ओके। क्या आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। नेम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। कहेंगे परमानेंट सेटलमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, 1793, है ना। वेलेजली की सहायक संधि मैंने बताया था, वेलेजली क्या था, सब्सिडरी अलायंस। बात समझ में आ रही है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ओके क्या क्या है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट वेयर द ऑफिशियल ट्राइंग टू शो थ्रू द फिगर, ठीक है ना। चूज द करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो मैल फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में बता रहा है कि फिफ्थ रिपोर्ट जब आया था उसमें क्या क्या बातें की गई थी। तो पहला करें कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन एंड मिस रूल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिल्कुल सही है। ये फिफ्थ रिपोर्ट में सारी बातें मेंशन थी इसके बारे में। पर नहीं, ये तो नहीं था, परमानेंट सेटलमेंट ड्रॉबैक की बात नहीं चल रही थी यहाँ पर। इन एफिशिएंसी ऑफ रेवेन्यू, नहीं ये भी नहीं था। कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशन, हाँ ए और डी की बात चल रही थी यहाँ पे। ट्रेडिशनल जमींदारी पावर की भी बात चली थी कि जमींदारी सिस्टम यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो ए और डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन बंगाल, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करेंगे परमानेंट सेटलमेंट हैड कम इनटू ऑपरेशन इन 1798, ठीक है भाई, ठीक है क्या, परमानेंट सेटलमेंट 1798, नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ है, गड़बड़ है 1793, ठीक है। 1793 में आया था परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए गड़बड़ है, तो मतलब ये कट गया और ये कट गया, इसका मतलब बी सही है। सी और डी में से कोई एक चेक करना है, तो इसको सही कर दो। अंडर दिस सिस्टम जमींदार वेयर नॉट लैंड, ठीक है, ये सही है। ड्यू टू हाई इनिशियल डिमांड जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स, नहीं, क्योंकि हमें फिफ्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। फेस विथ एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेवेन्यू डिमांड जमींदार फ्लेट टू फॉरेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके। ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर, ठीक है। फिफ्थ रिपोर्ट जो है एनसीईआरटी में ऐसे एक बॉक्स बनाया है ऐसे, ठीक है, और वहाँ पूरा मेंशन है, ये पूरा लिखा हुआ है, और वहीं को उठा करके यहाँ पर दे दिया गया है ना। आप जाकर पढ़ भी सकते हो उसको, है ना, पार्ट 3 में आप जाकर के मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ सकते हो आप इस चीज़ को। ओके अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पैसेज मीनिंग ऑफ जुम्मा, ठीक है। जुम्मा का मतलब क्या है यहाँ पे पूछ रहा है ना। तो कह रहा है जुम्मा और असेसमेंट, कह रहा है जुम्मा और असेसमेंट, तो असेसमेंट ऑफिशियल असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर की ओर बढ़ना है। हम लोग देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन का पैटर्न है, ये है पैटर्न आपके क्वेश्चन का, ठीक है। बस कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ओके अगला, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इशू ए डिक्री दैट प्रॉपर्टी ऑफ नॉट टू बी टेकन, किसकी प्रॉपर्टी हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो ये किंग की प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके बारे में मेंशन था फिफ्थ रिपोर्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर फ्रॉम द मद्रास मेड ए पावरफुल प्लिया ऑफ कनेक्टिंग सेपरेट इलेक्टोरेट, किसने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, ठीक है। तो ये थे पोकर बहादुर, बी पोकर बहादुर मद्रास से थे। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज पॉइजन दैट इंटर्ड द बॉडी ऑफ पॉलिटिक्स आवर कंट्री वाज डिक्लेयर्ड बाई, तो ये थे हमारे सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी स्टेटमेंट थी ये। तो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये है अलग पैसेज, ठीक है, इस पैसेज को भी ध्यान रखना है। आप लोग पैसेज को पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक से ही पैसेज को उठाया गया है। सेपरेट इलेक्टोरेट वेयर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, जो सेपरेट इलेक्टोरेट था काफ़ी डिस्ट्रक्टिव था, ये बात कर रहा है। सिंस दे आइसोलेटेड द माइनॉरिटी फ्रॉम द मेजॉरिटी, कह रहा है कि इसने माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से काफ़ी अलग कर दिया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसका कौन सा आंसर होगा, ये आपको जवाब देना है, ठीक है। ओके तो ऑप्शन है आरवी धौलकर, गोविंद बल्लभ पंत, बेगम एजाज रसोल और बी पोकर बहादुर, ठीक है। तो माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं बेगम एजाज रसोल, ठीक है। देयर इज अनहोलसम
and some extent regarding the habit of thinking change in terms of communities and never terms of the citizens was stated by। ये किसने stated किया था ये बताना है, ठीक है ना। तो इसमें इसका क्या होगा, बेगम एजेज रसोल, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, एन जी रंगा, ठीक है। तो ये होंगे एन जी रंगा, ठीक है, एन जी रंगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी उसी पैसेज से है, क्योंकि देखो दो पैसेज थे, पांच पांच क्वेश्चन थे दोनों से, दो क्वेश्चन और दो क्वेश्चन थे पैसेज से और पांच पांच क्वेश्चन वहां से थे, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द रियल माइनॉरिटी वेयर द पुअर एंड डेमोन्ट्रोडियन इज स्टेटेड बाय, है ना। तो ये किसके द्वारा ये डेमोन्स्ट्रेटेड किया गया था ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो ओके, तो खत्म हो चुका है पीडीएफ पूरा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। द रियल माइनॉरिटी वेयर द पुअर एंड डेमोन्स्ट्रेटेड स्टेटेड बाय गोविंद बल्लभ पंत, ओके। ये होगा एन जी रंगा, ठीक है, नोट गोविंद बल्लभ पंत, एन जी रंगा, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका सही होगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट लास्ट स्टेप, जो कि हमारा ये बैच है, ज्वाइन करने के लिए प्रेरित बैच, आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। और हमारे इस सेशन को आप इंजॉय कर सकते हो, जो भी सेशन हमारे चल रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ, और अवेल करें इस बैच को, ठीक है ना, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस यहाँ पे 999 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।